Hello everyone, I am Saumil and welcome to Legal Edge. So आज की इस लीगल अवेयरनेस सीरीज में we'll be looking at the restless protest and the right to protest under Indian Constitution. ठीक तो चलो let's start. So the first thing is कि why it came into news है ना. Right to protest हमारे इस entire issue में हमारा legal perspective है. So हमें ये देखना है कि इशू में आया क्यों. सो ऑलमोस्ट 2-3 महीने से रेसलर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो वो पूरा एंटायर इशू क्या था, वो क्यों प्रोटेस्ट करने पे उतरे हुए थे. एंड रिसेंटली सबसे ज्यादा चीज ये लाइमलाइट में डिस्प्यूट में तब आई क्योंकि जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन पुलिस ने जब डिटेन करा व्हेन दी रेसलर्स वर मार्चिंग टुवर्ड्स द न्यू पार्लियामेंट. तो जब उनको डिटेन किया गया तो वी एज एन इंडियन सिटीजन वी फेल्ट बैड बिकॉज यही रेसलर्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए मेडल्स लेकर आ रहे थे. एंड उनको उस पूरे सिनेरियो को या उन इमेजेस को देख के न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में वो हमें ठीक नहीं लग रहा था, वो हमें बहुत बुरा फील करा रहा था. तो ये पूरा इशू क्या था, इन सब चीजों पे हम देखेंगे. So, the context of this entire session will be the first thing we'll be covering about is what is the restless issue, कि वो क्यों चीज इशू में आई हुई है, प्रॉब्लम क्या है, किस किन किन चीजों के डिमांड के ऊपर वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं. ठीक है. द सेकेंड थिंग विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट, कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, हम उसके बारे में देखेंगे. एंड द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन एनी लीगल पर्सपेक्टिव इज कि जुडिशरी का इस पे क्या स्टैंड है. So we'll be also looking at the Supreme Court's verdicts on right to protest. अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट्स दिए. क्यों देखो, राइट टू प्रोटेस्ट पहली बार लाइमलाइट में नहीं आया है ना. ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी इशू में था. ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब भी ये चीज लाइमलाइट में थी. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में कुछ चीजें कही है राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में. तो ये सारी चीजें क्या है, this will be the context of our session. So let's start. And the first thing is कि what exactly is the restless issue and what is the story so far. So the wrestlers have been protesting at Jantar Mantar since April, demanding against the WFI chief and few more things. ठीक है. सबसे कंटेंशियस इशू या सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो इस पूरे सिनारियो में निकल कर आया, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना, वो ये था कि जो WFI चीफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट, जो इश्यूज आए हैं, जो एलिगेशंस आए हैं, उन सारी चीजों को लेके ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे सिंस अप्रैल मंथ. ठीक. डिमांड्स क्या क्या है. सो डिमांड्स आर और द इश्यूज आर द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट WFI चीफ. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्योंकि रेसलर्स ने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ पर. Even POCSO, that is the Prevention of or Protection of Children from Sexual Offences Act, इस लॉ से रिलेटेड भी एलिगेशंस लगाए गए WFI चीफ के ऊपर. तो ये पूरा का पूरा इशू था. दैट इज नॉट द होल और दैट इज नॉट द ओनली इशू जिस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए. द अनदर इशू वाज द मिसमैनेजमेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना, और स्पोर्ट्स की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके मिसमैनेजमेंट को हम लोग जानते हैं, है ना. हम हमेशा जानते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है, बट जो स्पोर्ट्स में जितना जितना हम अचीव कर सकते थे उतना हम अचीव नहीं कर पाए आज तक एज अ नेशन. एंड द रीजन वाज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स. वो चाहे हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ओलंपिक कमेटी हो हमारी कंट्री की, या बीसीसीआई हो फॉर दैट मैटर कुछ साल पहले तक जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा बीसीसीआई के ऊपर. एंड सिमिलरली मिसमैनेजमेंट ऑफ WFI भी एक इनका इशू है. एक इशू इनका ये भी है कि जो नेशनल कैंप है वो दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया. नाउ दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड. एंड सिमिलरली बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं. एंड रिसेंटली in the first week of June, the wrestlers or the protesters had a meeting with the Home Minister of our country and the Sports Minister of our country. And उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 15 जून तक ये अपने प्रोटेस्ट को सस्पेंड करेंगे क्योंकि कुछ डिमांड्स इन्होंने वहां पे रखी हैं. उन डिमांड्स को अगर WFI या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है तो इस प्रोटेस्ट को अबेयंस में रख दिया जाएगा. एंड फॉर द टाइम बीइंग 15 जून तक इस प्रोटेस्ट को इन्होंने सस्पेंड किया है.
ये पूरा का पूरा रेसलर्स का इशू है कि वो प्रोटेस्ट में बैठे क्यों हुए। तो वो WFI चीफ के अगेंस्ट बैठे हुए हैं। सो लेट्स ब्रीफली लुक एट कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, है ना। हॉकी के लिए हॉकी फेडरेशन है, क्रिकेट के लिए वी हैव BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ऑफ इंडिया। एंड सिमिलरली रेसलिंग के लिए भी हमारे पास एक फेडरेशन है, एंड द अथॉरिटी इज द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। दिस अथॉरिटी इज एक्चुअली द गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग एज अ स्पोर्ट को गवर्न करने के लिए हमारी कंट्री में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। नाउ दिस दिस बॉडी वाज फाउंडेड इन 1958, ठीक है। 1958 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, एंड दिस इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है या जो काम है, वो उनका काम ये है कि उन्हें स्पोर्ट्स को तो रेगुलेट करना ही है। सिमिलरली दे हैव द ड्यूटी और द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वेलफेयर और द रेसलर्स फॉर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप एंड अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स रिलेटेड टू आर रेसलिंग, ठीक है। ये सारी चीजें WFI का काम है, एंड दिस इज द चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ब्रिजभूषण सिंह। इन्हीं के अगेंस्ट रेसलर्स हमारे प्रोटेस्ट पे उतरे हुए। अब प्रोटेस्ट चल रहा था इतने पॉइंट ऑफ टाइम से जंतर मंतर पे। सो लेट्स ब्रीफली लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द डिसेंट स्क्वायर ऑफ इंडिया, दैट इज जंतर मंतर, ठीक है। हमारी कंट्री में चाहे आप अन्ना अन्ना आंदोलन की बात करो, चाहे आप फार्मर्स स्टेट की बात करो, या आप निर्भया गैंगरेप के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट शुरू किया था सिविल सोसाइटी ने हमारी कंट्री के, अब उसकी बात करो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जंतर मंतर से शुरू होती हैं एंड फिर पूरी कंट्री में फैलती है। सो जंतर मंतर इज काइंड ऑफ द डिसेंट स्क्वायर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन 18th सेंचुरी ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसको 1724, मैं जंतर मंतर दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली was established in 1724. It was built by महाराजा महाराजा जय सिंह द सेकंड ऑफ जयपुर। उन्होंने जंतर मंतर को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु वॉज बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ दिस जंतर मंतर इन दिल्ली इन 1724। नाउ जंतर मंतर शुरू से हमारी कंट्री का डिसेंट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। जो पहला डिसेंट स्क्वायर हमारा दिल्ली में था वो हुआ करता था बोट क्लब, ठीक है। दिल्ली में एक बोट क्लब हुआ करता था, and this boat club which is located in Lutyens, Delhi only, this boat club was the descent square of India back till 1980s, early 1990s, ठीक है। बट 1990s के बाद जब राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पे पहुंच गया और कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट बहुत होने लगे, एंड इवन एक प्रोटेस्ट किया था बोट क्लब पे अ, राकेश टिकैत साहब जी ने, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इतना प्रेशर बनने लगा था ना कि उन्होंने कहा यार अब प्रोटेस्ट को हम ना बोट क्लब पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू रीलोकेट द लोकेशन ऑफ प्रोटेस्ट टू समवेयर एल्स। एंड तब डिसाइड किया गया 1993 में कि अब प्रोटेस्ट होंगे हमारे जंतर मंतर पे। तो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की हिस्ट्री या जंतर मंतर का डिसेंट स्क्वायर बनने की हिस्ट्री शुरू होती है 1993 से। This succeeded Boat Club as the Descent Square of India around 1993, and Jantar Mantar have seen many protests during this time, major being the Anna Andolan of 2012-2013, the anti-CAA protest, that is Anti-Citizenship Amendment Act protest, the farmers' stress, and many more. यहीं पे मेजर प्रोटेस्ट हमारे चलते रहते हैं। बट देखो जंतर मंतर ना एज कोई बहुत सिक्लूडेड प्लेस पे लोकेटेड नहीं है ना। जंतर मंतर के आसपास रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी है, एंड बिकॉज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, the the persons or the residents who were living around Jantar Mantar, they approached NGT back in 2018, ठीक है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारी कंट्री का, जो पोल्यूशन को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई, तो जितने भी रेसिडेंट्स उस लोकेलिटी में रह रहे थे, दे अप्रोच्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैक इन 2018 बैंड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, ठीक है। एनजीटी ने प्रोटेस्ट को बैन किया जंतर मंतर पे, साइटिंग दैट देयर इज नो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हिच डिमार्केट्स इट
एज अ प्रोटेस्ट साइट। एनजीटी का ये कहना था कि कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव, आई गेस एग्जीक्यूटिव का आपका आइडिया होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब आप अपनी सरकार समझो अभी, ठीक है, कि एनजीटी का ये कहना था कि सरकार का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है जिसने जंतर मंतर को एज अ प्रोटेस्ट साइट डिमार्केट करा। ये उन्होंने पहला रीजन दिया। द सेकेंड रीजन वॉज that it is a residential, it is this area, this locality in which Jantar Mantar is located. This is identified as the residential area in the Delhi master plan. हर सिटी का अपना एक मास्टर प्लान होता है। तो दिल्ली के मास्टर प्लान के हिसाब से जंतर मंतर को एज अ रेजिडेंशियल एरिया आइडेंटिफाई किया गया। दिस वाज द सेकंड रीजन व्हिच एनजीटी गेव। एंड द थर्ड रीजन वाज दैट द एजिटेशन कॉज्ड नॉइज पोल्यूशन, एंड एनजीटी का काम ही पोल्यूशन को कंट्रोल करना है ना। तो इसी वजह से एनजीटी ने 2018 में जंतर मंतर पे बैन लगा दिया कि वहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो। But right to protest is kind of a fundamental right, though it is not directly given in the entire Part 3 of the Indian Constitution, but the Supreme Court have recognized it as one of the fundamental rights which we have. एंड इस तरीके से एब्सोल्यूट बैन तो लग नहीं सकता हमारे फंडामेंटल राइट पे, उसको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो एनजीटी के इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड द सुप्रीम कोर्ट इन जुलाई 2018 ओनली इट रूल्ड अगेंस्ट द टोटल बैन ऑन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। ठीक है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो टोटल बैन लगा दिया था ना, कंप्लीट बैन लगा दिया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं होंगे, इसको ओवर रूल करा। इसके अगेंस्ट रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेस्ट कैन टेक प्लेस एट जंतर मंतर बट सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनर इन विच दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट बैन नहीं लगा सकते आप, फंडामेंटल राइट्स पे आर्बिट्ररली एब्सोल्यूट बैन नहीं लग सकता हमारे, है ना। तो उसमें रीजनेबली बैन लगाया जा सकता है, उसको रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यही हम क्लासेस में पढ़ते भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट बैन इज नॉट वैलिड, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं बट दीज विल बी सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस रिगार्डिंग कि किस मैनर में आप प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अगर आप इस मैनर में प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करोगे विच विल क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द रेजिडेंशियल लोकेलिटी, तो मना किया जा सकता है वहां प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड द सेकेंड विल बी कि जो नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द प्रोटेस्ट है, आप जंतर मंतर पे बहुत लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। आप 50,000 लोगों को जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कोर्ट ने कहा कि भाई नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द प्रोटेस्ट को रेगुलेट किया जा सकता है, और किस मैनर में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको रेगुलेट किया जा सकता है, बट जंतर मंतर पे एब्सोल्यूट बैन नहीं लगाया जाए। तो ये जंतर मंतर की कहानी थी। ये मैंने इसलिए भी डिस्कस करी क्योंकि दिस इज द डिसेंट स्क्वायर ऑफ इंडिया। बड़े बड़े आंदोलन यहीं से शुरू होते हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में। सो दिस वाज अबाउट जंतर मंतर। नाउ लेट्स सी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहता है। लेट्स फर्स्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या है। देखो, अगर डेमोक्रेसी है तो प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल ना, सो पीपल विल प्रोटेस्ट क्लेमिंग देयर राइट्स, टू क्लेम देयर राइट्स, है ना। अब प्रोटेस्ट दो तरीके से होते हैं, दो वजह से होते हैं। या तो उनको राइट्स नहीं मिल रहे, वो इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे, या उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वो इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे। बट प्रोटेस्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। प्रोटेस्ट होते ही हैं, हर डेमोक्रेटिक नेशन में प्रोटेस्ट होते हैं। हमें चाइना में 1990s के बाद से प्रोटेस्ट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जब वहां पे चाइना में तियानमेन स्क्वायर का इंसिडेंट हुआ तो चाइना ने वहां पे टैंक्स भेज दिए। द स्टूडेंट्स और द यूथ which are actually protesting against the Communist Party of China back in 1990s, उन्होंने टैंक भेजे। बट चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, वी ऑल नो दैट, बट वी आर अ डेमोक्रेसी, सो वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, एंड प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री, ठीक। बट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट? तो हम जब पूरा का पूरा पार्ट 3 पढ़ते हैं ना, पार्ट 3 बेसिकली इज रिलेटेड टू आवर फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम मूल अधिकार कहते हैं। बट हमें वहां पे कहीं पे भी राइट टू प्रोटेस्ट डायरेक्टली नहीं मिलता है। So the right to protest is not explicit under the right to protest is not explicit under the fundamental rights. पार्ट 3 में आप आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक पूरा पढ़ लो आप बेयर एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको राइट टू प्रोटेस्ट वहां कहीं पे भी एक्सप्लिसिट वे में नहीं मिलेगा। द राइट टू प्रोटेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
So let's look at what exactly is Article 19. So Article 19, Article 19 gives fundamental freedoms. Article 19 gives fundamental freedoms to the citizens of India. आर्टिकल 19 में हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। उसमें जो पहली 2 फंडामेंटल फ्रीडम्स है ना, वहां से हमारा राइट टू प्रोटेस्ट निकल कर आता है। एंड द फर्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a). The first one is under 19(1)(a), which talks about your freedom of which talks about your freedom of speech and expression। ये अभिव्यक्ति की आजादी है हमारी। इसको हिंदी में अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारी है, हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमने ये अपने सारे सिटीजन्स को दिया कि वो बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब आपने मुझे अगर बोलने का अधिकार दिया है, आपने मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, तो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज या लॉ के अगेंस्ट भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूं, उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूं। ये एब्सोल्यूट नहीं है। अभी हम उस चीज को भी देखेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट इज सब्जेक्ट टू व्हाट काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट यहां पे बोलने की आजादी दी गई। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट उसको क्रिटिसाइज करना, ये भी तो मेरा राइट है, मैं वो भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूं। एंड सिमिलरली the second right from where right to protest comes out is under 19(1)(b), which talks about freedom to assemble peacefully, freedom to assemble peaceably without arms। The second fundamental freedom which I am getting is the freedom to assemble peaceably without arms। कि ये हमारे पास, हम सिटीजन्स के पास ये राइट है, ये फंडामेंटल फ्रीडम है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए, एक चीज याद रखना, आप विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हो और पीसफुल पर्पसेस के लिए आप असेंबल हो सकते हो। तो रेसलर्स जब अपना अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर देयर विदाउट आर्म्स एंड देयर प्रोटेस्ट इज पीसफुल। तो ये दोनों हमारे फंडामेंटल फ्रीडम, आर राइट टू प्रोटेस्ट कम्स आउट फ्रॉम दीज टू थिंग्स। We have the right to criticize the policies of the government of India or the state governments for that matter, or any other law for that matter. We have the right of it. So we can assemble and protest. Protest is also a kind of expression. Now we want to express our disappointment with any policy or any law for that matter. We'll protest against it. And for protest, we can assemble peacefully without arms. So these two fundamental freedoms give rise to राइट टू प्रोटेस्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली कहीं नहीं दिया, एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं दिया है, वो इन दोनों राइट्स में से, इन दोनों फंडामेंटल फ्रीडम्स में से डिराइव होता है। बट लाइक आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन माय क्लास दैट आर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना, ये हमारे पास राइट नहीं है। तो हर फंडामेंटल राइट को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। एंड आर राइट टू प्रोटेस्ट is reasonably restricted by, or the restrictions are given under Article 19(2). Under Article 19 subarticle 2, 19 Article 19 subarticle 2 talks about reasonable restriction of these two things। और हमारा राइट टू प्रोटेस्ट इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में से निकल कर आ रहे हैं। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स पे अप्लाई होता है, वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारे राइट टू प्रोटेस्ट पे अप्लाई होते हैं। सो लेट्स सी कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या क्या। सो द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन the reasonable restrictions are, I'll give few example of it, not the entire thing. Thing is, our speech and expression can be curtailed or reasonably restricted on ground of sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity of India. Second is security of state.
Third is friendly relations with foreign state. Fourth is incitement to an offense. Fifth is contempt of court. Sixth is public order. एंड देयर आर फ्यू अदर्स एज वेल। ठीक है, इसके अलावा भी दो तीन ग्राउंड्स और हैं, बट इन ग्राउंड्स के थ्रू हमें आज का टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो राइट टू प्रोटेस्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट इन ग्राउंड्स पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि इफ यू आर प्रोटेस्टिंग टू थ्रेटन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, or to hamper the security of the state, or to hamper the friendly relations with foreign state, or you want to protest and incite people to commit any kind of an offense, and you if you want to do contempt of court, or if your protest is creating a problem of public order, है ना। देखो, हर शहर एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करता है। लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम तक लोग ऑफिस से घर आते हैं, बच्चे स्कूल से घर आते हैं, सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है। लोग शाम को मार्केटिंग पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं। ये पूरा पब्लिक ऑर्डर चलता रहता है। स्टेट, सिटी, कोई भी शहर, कोई भी देश इसी ऑर्डर में काम कर रहा होता है। आपका प्रोटेस्ट अगर इस पूरे के पूरे ऑर्डर को हैम्पर कर देगा, तो अब आप अपने राइट को यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने राइट को मिसयूज कर रहे हो। तो स्टेट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। एंड अभी जब रेसलर्स हमारे हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट करते वक्त, जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जा रहा था, तो जब वो पार्लियामेंट की तरफ सेफ मार्च कर रहे थे, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द रेसलर्स, बट पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता है। एंड मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टेट ने वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, स्टेट के क्या कंसर्न्स होते हैं, कि उसको क्यों उन रेसलर्स को रोकना पड़ा जो उस कंट्री के लिए ही मेडल लेकर आ रहे हैं। क्योंकि रेसलर्स ने जब कहा ना कि वो अपने मेडल्स गंगा में बहा देंगे, तो वो चीज पूरे कंट्री के लिए एक शॉक थी कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करके मेडल्स लेकर आ रहे हैं, और ऐसा क्या है कि अब उनको गंगा में बहाने वो मेडल्स को। बट एक इंसिडेंट का मेंशन मैं करूंगा एंड आते आते, कि जब आप रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करने को भी तैयार नहीं होते हो ना, तो भीड़ का चेहरा नहीं होता है। मे बी रेसलर्स के इंटेंशन बुरे नहीं है, बट असामाजिक तत्व हर जगह हैं, वो भी कोई भी एक्शन ले सकते थे। एंड पार्लियामेंट जैसी विसिनिटी में कुछ होना कंट्री के लिए बहुत इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। विल कम टू दैट। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन पे स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को कंट्रोल कर सकता है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में आज। तो जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहे थे 2019 में अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इस केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, बट यू कैन नॉट इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई एनी पब्लिक रोड और पब्लिक प्लेस। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप पब्लिक प्लेस पे भी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप पब्लिक रोड पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट आप उसको इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो बाकी सिटीजन्स का जो राइट टू मूवमेंट है उसको भी तो वॉयलेट कर रहा है। तो आप अपने प्रोटेस्ट को रीजनेबली यूज कर सकते हो, बट अगर आप प्रोटेस्ट करते वक्त अगर इनडेफिनेटली पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक रोड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो दिस इज नॉट वैलिड एक्सरसाइज ऑफ योर राइट। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन द केस ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट बैक इन 2019। द सेकेंड वन वॉज, एंड ये सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट केसेस हैं, ठीक है। सेकेंड वन वॉज मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वॉज ऑफ 2018। ठीक है, 2018 याद है वो जो एनजीटी ने बैन लगा दिया था एब्सोल्यूट जंतर मंतर पे। तो वो जो उसी बैन को, एब्सोल्यूट बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था ना, और कहा था कि इट कैन बी सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस रिलेटेड टू द मैनर इन विच द प्रोटेस्ट विल टेक प्लेस एंड द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट। वो जो दो ग्राउंड्स लगा के टोटल बैन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट से हटाया था, वो इसी केस के थ्रू करा था सुप्रीम कोर्ट ने। एंड द केस वॉज मजदूर किसान शक्ति संगठन versus Union of India. And the third recent case was Ramlila Maidan incident versus Home Secretary, Union of India 2012. This was related to our Anna Andolan. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सर, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर हैविंग द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, एंड स्टेट उसको आर्बिट्ररी स्टेट उसको आर्बिट्ररी एक्शंस के थ्रू या आर्बिट्ररी ऑर्डर्स के थ्रू
curtail नहीं कर सकता. See, the term which should be in focus over here is arbitrary. Arbitrary. आर्बिट्ररी एक्शंस और ऑर्डर्स के थ्रू वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. ये जो रीजनेबल ग्राउंड्स मेंशन्ड है, आप इन पे कंट्रोल करो, आप इन पे कर्टेल करो, दैट इज वैलिड. बट अगर आप आर्बिट्ररी एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो आपके, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन हो स्टेट के, स्टेट उनके थ्रू राइट टू प्रोटेस्ट को कर्टेल नहीं कर सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी हमें राइट टू प्रोटेस्ट एक्सप्लिसिट वे में नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्टिकल 19 में रीड करके हमको दिया. एंड यार, जब हम कॉलोनियल रूल में थे या इंपीरियलिज्म के अंडर थे, तो हमें प्रोटेस्ट का ही तो राइट नहीं मिल पा रहा था. हमें बोलने की तो आजादी नहीं दी जाती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो ये हमने एक फंडामेंटल फ्रीडम दिया है सिटीजन्स को, है ना. तो ये चीज है. अब मैं जो वो चीज मेंशन कर रहा था कि मैं एक इंसिडेंट को मेंशन करूंगा जहां पे अगर राइट टू प्रोटेस्ट को एब्सोल्यूट बना दिया जाए तो क्या होता है उसका इफेक्ट. उसका इफेक्ट ये होता है, January 6 capital attack. Capital is basically the area where the Congress of United States of America is located. याद है वो 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो ट्रम्प सपोर्टर्स ने यहाँ पे ये क्या किया था, कैपिटल पे अटैक कर दिया था. दे वर लुकिंग और दे वर डाइंग फॉर ब्लड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैक देन. एंड अलग अलग चीजें. तो ये चीज हम अपनी कंट्री में नहीं होने देना चाहते ना. एब्सोल्यूट बैन इज नॉट वैलिड. प्रोटेस्ट करने का राइट है आपके पास, बट अगर वो भीड़ में से, भीड़ का चेहरा नहीं होता. मैं बार बार वही कहता हूं, प्रोटेस्ट एक बहुत सेंसिटिव इशू क्यों बन जाता है स्टेट के पर्पस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, क्योंकि उस भीड़ का चेहरा नहीं है. जो सामने लोग हैं वो नहीं करेंगे कुछ, बट वो जो भीड़ है, और भीड़ के चेहरा ना होने के कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जहां फिर स्टेट अगर कोई एक्शन नहीं लेता उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं डाउन द लाइन. तो वो चीज हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के दिन नहीं हो सकते, देने के चांस भी नहीं ले सकते थे हम, क्योंकि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई किसी भी तरीके का अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता विच कुड हैव स्पाइरल डाउन इनटू दिस थिंग. आप याद करो ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे लाल किले पे वो जो इंसिडेंट हुआ था रेड फोर्ट पे, वो भी तो एक अनटूवर्ड इंसिडेंट था. स्टेट को उसके बाद बैरिकेडिंग करनी पड़ी थी पूरे शहर की. वो नौबत ना आए, इसलिए स्टेट इन ग्राउंड्स पे रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और स्टेट वही कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट. इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 19. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द इशू कि रेसलर्स सही कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही कर रही है. दैट इज, मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है उसकी. वो वही जानते हैं कि किस तरीके से नेगोशिएशन हो रहे हैं. द राइट टू प्रोटेस्ट वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, एंड नॉट ओनली फॉर क्लैट, एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री वी शुड नो कि हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी लिमिट्स क्या है, उनके नेचर क्या है, और उनको किस तरीके से वैलिडली एक्सरसाइज करना चाहिए. So that's all about our today's topic. I'll see you next time very soon. We'll come up with another issue related to our current legal awareness series. Till then, have a good day. Goodbye. Thank you so much.